नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेलो आईएएस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग टॉप 1000 टॉपिक्स की सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पर दोस्तों, मैंने आपको एक और बात कही थी साथ में कि जब हम लोग उन 1000 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो उनके साथ कुछ सब टॉपिक्स भी होंगे, ठीक है, जिनको भी हमको साथ में ध्यान रख के चलना है। हमारा पर्पस सिंपल है कि हम लोग कम समय में प्रीलिम्स की एक ऐसी तैयारी करें जो कि एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कोई नोट्स, कोई मैगज़ीन या इस तरीके की किसी और चीज़ों के पीछे फिर भागना नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं हम जो हमारी टीम है वो ऐसा क्यों कह रही है कि 1000 टॉपिक काफ़ी है। दोस्तों, साथ में अपने आप एक काम करिएगा वीडियो देखते किस समय कि एक कॉपी और पेन ज़रूर रखिएगा। मैं जो टॉपिक आपको बोलूँगा उसको साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है। सिर्फ टॉपिक्स लिखना है आपको अभी, और कुछ नहीं करना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, GS3 जो पेपर है हमारा मेंस का, उसमें डायरेक्ट मेंशन भी है ये, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये एक आयोग है, ठीक है, जो 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP की सिफारिश करता है। यानी आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है कि कृषि और लागत मूल्य आयोग है जो है वो केवल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है, ठीक है। गन्ने के लिए क्या होता है, गन्ने के लिए MSP ना होकर के गन्ने के लिए FRP होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कि कृषि लागत और मूल्य आयोग है क्या, ठीक है। तो दोस्तों, ये आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, ठीक है। ये कब बना है दोस्तों, ये बना है 1965 में, ठीक है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। अब साल में कितने बार MSP की घोषणा होती है दोस्तों, तो देखिए साल में 2 बार MSP की घोषणा होती है, ठीक है, 2 बार, ठीक है। अब इन 22 फसलों में से 14 खरीफ की फसल होती है, 6 रबी की होती है और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से 1.5 गुना जो है उसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। कब बढ़ाया गया था, बजट 2018-19 में। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए MSP डिसाइड करने का कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले में क्या किया गया था कि उसको 1.5 कर दिया गया था, ठीक है। सिंपली आप ये समझिए यहाँ पे कि उसको बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है दोस्तों, 1.5 गुना बढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, फसलों की सूची देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फसल हैं जिनको MSP के तहत शामिल किया गया है। तो अनाज में 7 है, धान है, गेहूँ है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है और रागी है। अगर आपने UPSC का पेपर देखा होगा तो कई बार ऐसे ऑप्शन आते हैं कि इसमें से कौन कौन वस्तुएं हैं जो GST में शामिल है, कौन सी GST के अंतर्गत नहीं आती है। तो MSP तो डायरेक्ट लिखा हुआ टॉपिक है ना, सिलेबस का। अगर वहाँ से UPSC पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकती है कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो MSP के अंतर्गत कवर होती हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 5 प्रकार की दालें हैं, कौन कौन सी, चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है और मसूर है, ठीक है। तिलहन में देखेंगे 8 है, मूंगफली, सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम का बीज, राम तिल का बीज, जिसको नाइजर बीज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा कच्ची कपास, कच्चा जूट, नारियल, सूखा नारियल और गन्ना अलग से है जो FRP के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारक कारक क्या क्या होते हैं, ठीक है, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जब सरकार MSP की घोषणा करती है तो उनको ध्यान में रखती है। तो पहला तो है दोस्तों मांग और आपूर्ति का। ये कैसे है, इसको समझिए सिंपल कि जब मान लीजिए कि देश में 50 किलो धान का मांग है, ठीक है, 50 किलो राइस चाहिए हम लोग को, ठीक, पर देश में उत्पादन हो रहा है अभी 30 किलो, एग्जाम्पल के लिए समझिए, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, देखेगी कि चावल की डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई क्या है, उसकी सप्लाई कम है। तो ऐसे में अगर चावल पे MSP बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो चावल उगाएंगे, तो जो हमारी घरेलू ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ सरकार ये ध्यान रखती है। दूसरा, उत्पादन की लागत ध्यान रखती है कि कौन सी फसल
उसका उत्पादन करने में कितना खर्चा हो रहा है किसान का। अब मान लीजिए खर्चा हो रहा है 100 रुपये और सरकार 80 रुपये देगी MSP, तो फिर वो तो नुकसान हो गया ना, इसलिए वो भी ध्यान रखते हैं। फिर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या रेट चल रहा है पर्टिकुलर क्रॉप का, वो भी ध्यान रखते हैं, है ना। फिर अंतर फसल मूल्य समता, यानी कि दो अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती हैं उनका आपस में क्या रेट चल रहा है। जैसे धान चल रहा है 100 रुपये किलो, गेहूँ चल रहा है 150 रुपये किलो, तो ऐसी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। फिर कृषि और गैर कृषि के बीच व्यापार की शर्तें क्या है, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। और उस उत्पाद के उपभोक्ताओं पर MSP का संभावित प्रभाव क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उपभोक्ता पर MSP का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी जेब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को भी सरकार ध्यान में रखती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि MSP के लिए जो लागत अनुमान होता है राज्य और अखिल भारतीय स्तर पर, वो कैसे होता है। यानी कि MSP को जब हम लोग बनाते हैं, मैंने आपको ऊपर बोला कि एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के तहत ही क्या होता है, गवर्नमेंट MSP तय करती है। तो फार्मूला क्या है दोस्तों, A2, उसमें एक टर्म लेते हैं A2। अब A2 क्या है, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर प्रत्यक्ष कर। यानी कि फसल उगाने से पहले जो तैयारियां होती है जितने कुछ, वो सब किस में आ जाता है, A2 में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आता है A2 प्लस FL। तो A2 मैंने आपको बता दिया, FL समझिए, FL होता है अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य, यानी कि एक खेत है, ठीक है, इस पर एक किसान फसल उगाता है। पर क्या किसान अकेले फसल उगाता है या उसका पूरा परिवार फसल उगाता है। तो दोस्तों आपको पता है पूरा परिवार खेत पर मेहनत करता है, लेकिन क्या उनको बदले में किसान कोई पेमेंट करता है, पेमेंट नहीं करता है, क्योंकि वो उनके घर के लोग हैं। लेकिन क्योंकि वो श्रम तो कर ही रहे हैं ना वो लोग, तो सरकार उनका जो लेबर कॉस्ट होता है, जो लोग मेहनत करते हैं, उसको भी MSP देने के दौरान ध्यान में रखती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट आया C2, जो अधिक व्यापक है, ठीक है। कैसे है, देखिए A2 प्लस FL, आप समझ गए A2 का मतलब और FL का मतलब, मैंने आपको ऊपर में समझाया उसको। तो इसमें क्या होता है कि किसान की स्वामित्व वाली जो भूमि होती है और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। यानी कि दोस्तों जब क्वेश्चन बनेगा कि MSP में क्या क्या शामिल होता है, सरकार किन किन चीज़ों को ध्यान में रखती है, तो उसमें किसान की स्वामित्व वाली भूमि को भी ध्यान में रखा जाता है। जो अचल संपत्ति का किराया वो देता है सामने वाला, जो ब्याज को देता है किसान, उन सारी चीज़ों को इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। इसीलिए C2 जो है वो A2 प्लस FL से थोड़ा सा व्यापक हो जाता है, ठीक है। MSP की सिफारिश करते समय आयोग द्वारा A2 प्लस FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है, ठीक है। A2 प्लस FL लागत की गणना प्रतिफल के लिए किया जाता है, यानी कि कितना रिटर्न मिलेगा किसान को, उसको इसमें ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। दोस्तों आप तीनों टर्म्स को समझ गए, A2 प्लस FL और C2, ये दोनों का मतलब, तीनों का मतलब, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए जो C2 लागत होती है उसका उपयोग मुख्य रूप से क्या होता है, बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है कि एक मानक क्या होगा, एक धान अगर कोई किसान उगा रहा है तो उसके लिए मानक कितना खर्चा आना चाहिए किसान को, है ना, क्या होनी चाहिए उसकी लागत, उसका बेंचमार्क निर्धारित करने में C2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो C2 किससे रिलेटेड हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर C2 हो जाएगा बेंचमार्क लागत से रिलेटेड, और वही A2 प्लस FL जो होगा वह प्रतिफल से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये टॉपिक दोस्तों हमारा MSP का यहाँ पे कवर होता है। आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर MSP से जो क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं आप अपने हिसाब से देखिए, सोचिए, UPSC का पेपर देख के, PYQ देख के, ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, क्या वो सारे पॉइंट्स इसमें से कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक और दोस्तों एक और चीज़ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ना चाहूँगा कि जो हमने एक आयोग देखा था, कौन सा आयोग था दोस्तों, वो कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सिफारिश करता है, ये सिफारिश करता है, लेकिन घोषणा सरकार की एक बॉडी करती है। उस बॉडी का क्या नाम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं मनरेगा के बारे में। मनरेगा भी लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। मनरेगा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये कब बना दोस्तों, ये 2005 में ये अधिनियम बना, ठीक है। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। सब महात्मा गांधी
ऐड किया गया, तो ये नरेगा से क्या हो गया, मनरेगा। ठीक है। प्रत्येक परिवार के श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटी युक्त वैतनिक रोजगार, ठीक है, यानी कि 100 दिन गारंटी सरकार की तरफ से रहेगी कि आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा एक साल में, ठीक है, परिवार के एक सदस्य को। ठीक है। और सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है, जनजातीय इलाके हैं, वहाँ पर 150 दिन का मिलेगा। ठीक है। आवेदन जो होगा वो स्थानीय ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। ठीक है। योजना का जो संपूर्ण कार्यान्वयन है और उसकी निगरानी है, ये कौन करेगा दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा होगा। ठीक है, जो राज्य सरकार के साथ मिलकर करेगी काम। ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसमें, कि आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम मिलना चाहिए। काम नहीं मिलता है तो भत्ता देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा अगर सरकार उसको जो है किसी जगह पर नियोजित नहीं कर पाती है किसी काम के लिए, तो फिर सरकार को बदले में उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है। मनरेगा लाभार्थियों में से 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर 100 लोगों को रोजगार मिल रहा है तो उसमें से कम 33 महिलाएं होनी चाहिए। तो अच्छा स्टेप है दोस्तों, और क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव है, तो यूपीएससी अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल इसको पूछ सकता है। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को। ठीक है। फिर देखेंगे दोस्तों, तो इसका सामाजिक लेखा परीक्षण यानी सोशल ऑडिट अनिवार्य है, कंपलसरी है दोस्तों, कंपलसरी है। ठीक है। मांग और शिकायत करने के लिए ग्राम सभा है। ठीक है, ग्राम सभा में आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपने रोजगार के लिए अप्लाई किया है लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली है, या आपका पेमेंट टाइम पर नहीं हो रहा है, या आपको जो वर्क आवर्स होते हैं उससे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ग्राम सभा में कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट, कार्यों को मंजूरी देने और उनकी प्राथमिकता तय करने का दायित्व ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का होता है। ठीक है, यानी कि इसमें दोस्तों देखेंगे आप, तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम की कल्पना की गई है भारत में, है ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, तो उसमें ग्राम पंचायत का रोल होता है। इसीलिए ग्राम पंचायत जिस चीज़ में भी इन्वॉल्व होता है वो यूपीएससी के लिए थोड़ा सा फेवरेट हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा प्रोग्रेसिव लगता है देखने में। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मनरेगा के तहत आर्थिक बोझ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को रोजगार पर रखेंगे तो उसको पेमेंट देंगे, तो पेमेंट कहाँ से आएगा, तो पेमेंट आता है दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। ठीक है। कुल 3 क्षेत्रों पर धन व्यय किया जाता है। क्या है वो 3 क्षेत्र, पहला है अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मंजूरी, दूसरा है आवश्यक सामग्री, और तीसरा प्रशासनिक लागत। तो इन 3 क्षेत्रों पर जो टोटल खर्चा होता है वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है। केंद्र सरकार जो है अकुशल श्रम की लागत का 100%, अर्धकुशल और कुशल श्रम की लागत का 75%, ठीक है, सामग्री की लागत का 75% तथा प्रशासनिक लागत का 6% वहन करती है। वही शेष लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। अकुशल श्रम यानी कि कोई ऐसा लेबर जिसको कोई स्किल नहीं है उसके पास में, ठीक है, केवल जो एकदम जो प्योर मजदूरी बोलते हैं कि फावड़ा उठाना और ज़मीन खोदना, वैसा वाला जो लेबर है, तो उसका जो होता है 100% जो पेमेंट होता है वो कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। लेकिन जो लोग थोड़े स्किल्ड हैं, है ना, या प्योरली स्किल्ड है, जैसे कि मान लीजिए मिस्त्री वगैरह होते हैं जो ईंटा जोड़ने का काम करते हैं, वो अर्धकुशल में आते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो जो रेट अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट है, तो आमतौर पर जो लेबर को मिलता है वो 300 मिलता है एक दिन का, और जो मिस्त्री वगैरह होते हैं जो डिज़ाइन बनाने में हेल्प करते हैं उनको 700 रुपये मिलता है। तो वैसे लोगों का 75% केंद्र सरकार उठाएगी, बाकी 25% कौन उठाता है, राज्य सरकार। वही जो पूरा सामग्री यानी कि जो भी लगता है काम में, उसका 75% भी केंद्र सरकार खर्चा उठाती है। लेकिन जो प्रशासनिक लागत होती है ना, पेमेंट करना, लोगों को एक साथ लाना, ग्राम पंचायत को गवर्नमेंट पेमेंट करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, तो उसका सिर्फ 6% ही केंद्र सरकार रखती है। बाकी सब जो है राज्य सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि प्रशासनिक लागत में ज़्यादा खर्चा दिखा दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार बोलती है कि 94% आप करो। और जब आप 94% खर्चा करोगे इस पर, तो आप कोशिश करोगे कि प्रशासनिक लागत कम से कम हो, इसमें कम से कम करप्शन हो, इसीलिए। ठीक है।
चलिए देखते हैं आगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और नॉर्मल। जैसे मैंने आपको मनरेगा के बारे में भी बताया, तो आप जाइए गूगल करिए मनरेगा, फिर यूपीएससी इन हिंदी ऐसा करके कुछ भी सर्च कर लीजिए और देखिए कि मैंने आपको जो जो पॉइंट्स बताए हैं और वहाँ पर जो आपको मिल रहा है चीज़, तो क्या ये सारे पॉइंट्स वहाँ से कवर हो रहे हैं, क्या एक जगह पे मिल रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा भर दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा। जो एग्ज़ाम के लिए काम का है वो आपको कहीं यहाँ दिखेगा, कहीं यहाँ दिखेगा, कहीं यहाँ दिखेगा, 3-4 पॉइंट। फिर उसके बाद आपको दूसरा आर्टिकल खोजना पड़ेगा। तो ये सब मत करिए दोस्तों, टाइम कम है। जहाँ से एक साथ जहाँ पे आपको चीज़ें कंपाइल में मिल रही है वहाँ से करिए, लेकिन अच्छे से करिए। ऐसा कंटेंट बनाइए, ऐसा नोट्स बनाइए, ऐसे जगह से पढ़िए कि आप जब रिवीजन करने जाएं एग्ज़ाम से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले, तो सारी चीज़ें आप एक साथ बहुत कम समय में रिवाइज कर सकें। अदरवाइज़ आप कितना भी पढ़िए, अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक दोस्तों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये अधिसूचित किया गया था दोस्तों 10 सितंबर 2013 को। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। सिंपल वर्ड में बोले दोस्तों कि खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना इस एक्ट का जो है मेन एम है। ठीक है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की एक समान हकदारी के साथ 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाएगा। हालांकि अंत्योदय योजना में शामिल परिवारों की 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह की हकदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्योर फैक्ट्स है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत मुश्किल फैक्ट नहीं है। यहाँ पर एक फैक्ट है, यहाँ पर 2 फैक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर एक फैक्ट है। तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में आए तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचने बैठ रहे हैं वहाँ पे, तो दोस्तों आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो वैसे में फिर आप ज़्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे वहाँ पे। चलिए देखते हैं आगे। अधिनियम लागू होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए TPDS के अंतर्गत खाद्यान्न अर्थात चावल, गेहूँ, मोटा अनाज क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये एवं 1 रुपये प्रति किलो, और उसके बाद इन मूल्यों को MSP के साथ उचित रूप से जोड़ा जाएगा। ठीक है, पात्र की पहचान राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेश में सरकारें करेंगी, यानी कि ये काम जो होगा ये स्टेट गवर्नमेंट्स का होगा। ठीक है, पात्रों की पहचान करना। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 माह से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाएं और मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत निर्धारित पौष्टिक मापदंडों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए, और जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष आयु तक के जो बच्चे हैं उनके लिए मिड डे मील जैसी स्कीम्स भी होंगी। ठीक, 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च स्तर के पोषण संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6,000 का मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसके अंतर्गत 6,000 रुपये का मातृत्व जो लाभ है वो भी दिया जा रहा है कैश में दोस्तों। ठीक है, कैश में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। ठीक है, राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। बहुत बेहतरीन पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत प्रोग्रेसिव है कि महिलाओं को ही फैमिली का मुखिया माना जाएगा। आपके यहाँ राशन कार्ड होगा, APL या BPL किसी का भी, तो आप देखेंगे उसमें आपकी मम्मी जो है उनका फ़ोटो लगा होगा और बाकी फिर जो है फैमिली मेम्बर्स का नाम रहता है। ठीक है, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, उपयुक्त खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता का भी प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, इसमें भी भत्ता मिलेगा आपको। अगर आपको भोजन नहीं दे पा रहे हैं वो लोग, है ना, अनाज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो आप लोगों को भत्ता देंगे। ठीक है, सरकार आपको भत्ता देगी। यदि कोई लोक सेवक या प्राधिकारी जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित सहायता प्रदान करने में विफल होता है तो प्रावधान के अनुसार राज्य खाद्य आयोग द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन जुर्माना लगाता है? राज्य खाद्य आयोग जुर्माना लगाती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज हमारा फर्स्ट वीडियो है,
तो इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ पाएँ कि चीज़ें कैसे चलने वाली हैं आगे। और हम लोग आगे आने वाले समय में वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि 1000 टॉपिक है और अच्छे से डिटेल में समझ समझ के कवर करना है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों एक और चीज़ है, वीडियो को एंड करें प्लीज़ दोस्तों, लाइक करिए वीडियोस को क्योंकि उससे वीडियो की रीच बढ़ती है और हम लोग को भी मोटिवेशन आता है। अगर बहुत कम लोग देख रहे हैं तो फिर ऐसे कंटेंट बनाने का मतलब ही क्या है, जब ज़्यादा लोग एंगेज ही नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा लोगों को इसका लाभ ही नहीं मिलेगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों और प्लीज़ शेयर करिए आपस में, क्योंकि आप लोग को बस लाइक करना है दोस्तों, वीडियो को अच्छे से देखना है बस, और कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप एफर्ट डालिए दोस्तों क्योंकि कंटेंट की क्वालिटी हम लोग और बेहतर रखना चाहते हैं। और अगर सिर्फ 200-500 लोग देखेंगे वीडियो को तो क्या मतलब होगा फिर इतना मेहनत करके इतना कंटेंट बनाने का, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सीरीज़ में कंटिन्यू रहिए। अब एग्ज़ाम तक हम लोग 180 डेज बचे होंगे लगभग, तो सारी चीज़ों को 100 डेज़ में कवर कर लेंगे ताकि आप फिर अपना साथ साथ में रिवीजन भी करते चले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।